भाग 4। अब हम आगे देखते हैं खाद्य परीक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब उसको संग्रहित कैसे कर सकते हैं लंबे वक्त तक। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? हम जानते हैं कि कुछ भी भोजन नाशवंत है, ज़्यादा वक्त तक हम उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे भोजन भी है जिसे हम कुछ तरीके अपनाकर लंबे वक्त तक संग्रहित कर सकते हैं। वरना आप जानते हैं कि हम अगर बाहर ब्रेड को छोड़ दें तो हमारे हवामान में हमारे आसपास क्या होती है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, कवक के जो रेशे होते हैं वो घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन दिखाई देता है वो वहाँ बैठ जाते हैं और फिर वो अपना विकास करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। तो और थोड़े वक्त में हमारा खुराक क्या होता है, खुराक बिगड़ जाती है, उसका रंग रूप बदल जाता है, उसमें से गंध आने लगती है, फंगी उस पर उगाती है ना। आगे देखते हैं। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उनकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। सबसे पहला है रासायनिक उपाय। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, ठीक है ना। हम अचार बनाने के लिए ज़्यादातर नमक और तेल का उपयोग करते हैं। तेल में डुबोकर रखते हैं जो एक कुदरती प्रिजर्वेटिव है जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। याद रखना, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैसे एवं जैम 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 एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो आपको पूछा जाए कि जैम एवं स्क्वैश बनाने में किसका उपयोग होता है, तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट का। नमक द्वारा परिरक्षक। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। किसका? मांस एवं मछली को लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली का परिरक्षण में भी किया जाता है। तो आपको पता चला कई मछलियों को नमक में डुबोकर उसको सुखाया जाता है जिससे उसमें अन्य जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती। कई जगहों पर मांस को भी नमक में छुपा कर रख दिया जाता है जिससे उसमें जीवाणु की वृद्धि नहीं होती। और अगर हम बात करें तो आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी उसका इस्तेमाल होता है। अगर कई लोग अचार के लिए पूरा आम भिगो कर रखते हैं, जैसे हम लोग आंवला भिगो कर रखते हैं ना पानी में, ऐसे। तो आंवला, आम आदि को
नमक वाले पानी में डुबोया जाता है, जिससे क्या होता है वो पूरे साल तक अच्छा रहता है। इसी तरह इमली भरने से पहले भी उसमें नमक मिलाया जाता है, ठीक है ना? तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और पूरे साल हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी द्वारा भी परिरक्षण होता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और एक है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके का उपयोग आचार और संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा कर सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। अपने आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। हमें पॉस्चराइज दूध भी मिलता है, जो पैक्ड दूध होता है ना, पैकेट वाला, तो वो पॉस्चराइज होता है, उसको हमें उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हों तो हम पॉस्चराइज्ड दूध का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 अंश सेल्सियस डिग्री पर 25 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पॉस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पॉस्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एक पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां की वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। आपने देखा ना, आप खजूर लेने जाओ तो उसमें से सारा वायु निकाल कर कैसे पैकिंग की जाती है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अच्छा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हमने आगे भी पढ़ा है। मैंने एक वीडियो भी आपको भेजी थी, आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, फिर से भेजूंगी। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सैम और मटर का, जो एक सहजीवन जीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, ठीक है ना? हमारे वातावरण में, वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में सभी दूसरे वायु आ जाते हैं। तो 78% नाइट्रोजन का होता है, लेकिन वो कहाँ पर? वायुमंडल में। आपका आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये मैंने पौधे के चक्रण के बारे में जब आगे बात की थी हमने अगले पाठ में, तभी मैंने समझाया था। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों को आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। हमें अगर उपयोग करना है, पौधे को उपयोग करना है, तो वो नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा तंत्र द्वारा करते हैं। इसका पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ
विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में भी स्थिर रहती है। मतलब ये चक्रण जो है वो हमेशा चलता रहता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जमीन में उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में परिवर्तित करता है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पौधे द्वारा अवशोषण होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन सोखता है और फिर वो क्या करते हैं, उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जमीन में, मिट्टी में, और मिट्टी में से कौन सोखता है, पौधा सोख लेता है। और फिर जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, फिर पौधा जब मर जाता है तो जंतुओं द्वारा उसका क्या होता है, विघटन होता है। उत्पादन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी में से वापस कहाँ जाता है, जीवाणु द्वारा। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करके वापस से कहाँ पर छोड़ देते हैं, वायुमंडल में। तो यहाँ से निकला हुआ यहाँ पर वापस आ गया। ये समझने की बात है, आप जब 2 बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और अगर हम ये कहें, अगले पाठ में हमने पढ़ा था, तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है मिट्टी में, तो इंसानों द्वारा खाद के रूप में उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पौधों द्वारा ज़मीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और जीवाणु द्वारा वापस से वो नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल में पहुँच जाता है। तो वायुमंडल में भी नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, जहाँ से आया वहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे हम स्वाध्याय और ये कुछ देखेंगे। ये जो हमारे पाठ में उपयोग हुए कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको नोटबुक्स में लिख लेना है। ये हमारे पूरे पाठ का सार है, आप उसको बैठकर आराम से पढ़ना। ठीक है, जय हिंद।